हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैप्लस लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ऐसे तो ये सिलेबस आपके क्लास 9 से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में जानेंगे इस कारण से कि क्लास 11th में ठीक आपको ये यूजेस होगा, तो इसी के कारण हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, नाम से ही आपको पता चल रहा हो कि ये लॉज है क्या और किसने दिया है और किस पे दिया है। तो देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कैप्लस लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। दैट मीन्स कि कैप्लस नाम के साइंटिस्ट ने इस लॉ को दिया है, और ये लॉ किस पे आधारित है? प्लेनेट के मोशन के आधार पे आपको ये दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पूरा साइंटिस्ट का नाम अगर हम बोले तो जोहान्स केपलर नाम था। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख दिया है। जोहान्स केपलर नाम था, जो कि 16th सेंचुरी में ये एक एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने 3 लॉ प्लैनेट के ऊपर दिया कि प्लैनेट अराउंड द सन मूव कैसे करता है, क्या टाइम पीरियड इसे लगता है। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 3 लॉज है। लॉ क्या क्या हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे? तो लॉज ऑफ ऑर्बिट पढ़ेंगे, लॉज ऑफ एरियाज और लॉज ऑफ पीरियड्स। ये 3 लॉ के बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे लॉ को देख लेते हैं। सबसे पहला लॉ हम लोग देख लेते हैं। हमारा पहला लॉ है लॉज ऑफ ऑर्बिट। तो लॉज ऑफ ऑर्बिट क्या है देख लेते हैं। तो देखिए, जितनी भी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? सन के अलोंग मूव करते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अलोंग चारों तरफ मूव करते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा ऑर्बिट बना, ये हमारा ऑर्बिट बना। ठीक है, ये एक इलिप्टिकल पाथ है। कैसा पाथ है? इलिप्टिकल पाथ। जनरली अगर हम लोग कहें तो ये पूरा आपका सर्कल नहीं होता है, ये आपका जनरली क्या होता है? ओवल शेप में होता है। तो ये एक इलिप्टिकल पाथ है जहां पे आपका क्या होता है? सारा प्लैनेट्स मूव करता है। तो हम लोग अगर सोलर सिस्टम देखें तो उसमें क्या होता है? सन के चारों तरफ, जैसे कि यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा, चारों तरफ प्लैनेट्स इसके क्या करते हैं? मूव करते हैं। सन के चारों तरफ यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो जनरली क्या करते हैं कि कैप्लस ने जो पहला लॉ दिया, तो ये पहला लॉ कहता था कि ईच प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। उनका पाथ कैसा होगा? इलिप्टिकल होगा, और विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द ऑर्बिट। और सन आपका जो होगा वो किसी एक फोकाई पे आपका प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो जनरली यही हमारा पहला लॉ था कि यहाँ पे आपका मान लीजिए ये इलिप्स है और इसके 2 आपके फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस है, और फोकस का प्लूरल फॉर्म फोकाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस सिंपल सा लॉ ये दिया गया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। एक इलिप्टिकल पाथ में क्या करते हैं? मूव करते हैं। और इस इलिप्टिकल पाथ के 2 फोकस होते हैं जिसको हम प्लूरल फॉर्म फोकाई कहते हैं, और उस एक फोकाई पे हमारा सन रहता है। मान लीजिए ये अगर हम फोकाई लिए तो यहाँ पे सन आपका मौजूद रहेगा। तो ये पहला लॉ उन्होंने दिया था। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा हमें पढ़ना नहीं है। तो पहला लॉ हमें क्लियर हो गया। अब देखिए, क्या ये सिर्फ लॉ प्लैनेट्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा? नहीं, ये आपके प्लैनेट्स के लिए होगा और उनके सैटेलाइट्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा। सैटेलाइट्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा पहला लॉ हो गया। चलिए सेकेंड लॉ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन आप उसको समझने की कोशिश करिएगा तो आसानी से समझ जाइएगा। तो चलिए देखते हैं। सेकेंड लॉ कहता है, सेकेंड लॉ है हमारा लॉज ऑफ एरियाज, और यहाँ पे कहता है ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन in a such a way that the line joining the planet to the sun sweep over equal areas in equal interval of time। तो यहाँ पे देखिए, जनरली ये हमारा सन है, और इस सन से एक प्लैनेट को हमने ऑब्जर्व किया एट ए पोजीशन एंड बी पोजीशन। तो ये ए से बी मूव करता है, और एट अ टाइम टी टाइम में ये ए से बी आपका मूव कर रहा है। और उसी तरीके से हमने एक और जगह पे लिया है एट अ टी टाइम, वो ए डैश से बी डैश में आपका मूव कर रहा है। तो लॉ कहता है कि जितना एरिया ए से बी अगर ट्रैवल कर रहा है टी टाइम में, जितना एरिया यहाँ कवर करेगा उतना ही एरिया ये यहाँ पे भी कवर कर रहा है। दैट मीन्स क्या है कि अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो ये एरिया आपको देखने से बड़ा लग रहा होगा और ये एरिया हमें छोटा लग रहा है, लेकिन इस लॉ के अनुसार ये दोनों एरिया आपके क्या है? इक्वल होंगे।
तो इस लॉ से जनरली हमें मिलता कुछ खास नहीं है, मिलता बस यही है कि जब भी सन के बगल में, जब भी नजदीक आ जाएगा प्लैनेट, सन के क्लोजर होगा, तो उसकी जो स्पीड होगी मूव करने की वो ज्यादा होगी। स्पीड क्या हो जाएगा? फास्टर व्हेन नियर द सन, नियर द सन। तो जब फास्टर होगा तो ये इतना एरिया कवर किया, जब दूर जाएगा ये तो वो क्या करेगा कि उसकी जो मूवमेंट हो जाएगी किसकी? प्लैनेट की, वे स्लोअर हो जाएगी, स्लोअर व्हेन फार्दर फ्रॉम द सन। जब भी ये सन से दूर जाएगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो इस एरिया से बेसिकली यही हमें पता चलता है कि कोई भी टी टाइम में आप ऑब्जर्व करें, प्लैनेट हमेशा क्या करेगा? इक्वल एरियाज ही स्विप करता है। स्विप करने का मतलब झाड़ू मारना, घूमना। तो ये ए से बी आया तो ये टी टाइम में इतना एरिया कवर किया, और यहाँ भी टी टाइम ऑब्जर्व किए ए डैश से बी डैश तक, तो इतना ही एरिया इसने कवर किया, और ये दोनों एरिया हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से बस हमें एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जब आपका प्लैनेट सन के क्लोजर होता है तो उसकी स्पीड फास्टर हो जाती है, और जब वो आपके प्लैनेट से दूर जाते हैं, सन से दूर जाते हैं, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से एरियाज इक्वल आपके होते हैं। देखिए, अगर कोई भी प्लैनेट, जब भी हमने बात की कि जब नजदीक रहेगा तो फास्टर मूव करेगा, और जब दूर रहेगा तो स्लो मूव करेगा, तो ऐसा होगा, ये इस लॉ से ही पता चला। तो अगर मान लीजिए, अगर हम लोग कहें कि नहीं, अगर एक प्लैनेट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, कैसे मूव करता है? कांस्टेंट स्पीड से। तो जब ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, जब इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, कोई स्पीड में चेंजेस नहीं आएगा, तब ये इलेप्टिकल पाथ ना बना के क्या बनाएगा? एक सर्कल बनाएगा। ठीक है, तो इस लॉज के अनुसार ये प्लैनेट जो मूव करते हैं वो कैसे मूव कर जाएंगे? अगर लॉ को ये फॉलो नहीं करेगा तो सर्कल पाथ में मूव करेगा, और जनरली लॉ के हिसाब से हम लोग अभी भी जानते हैं कि आपका जितना भी प्लैनेट्स है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो एक इलेप्टिकल पाथ में ही मूव करता है, वो सर्कल नहीं होता है। तो कांस्टेंट स्पीड से जब प्लैनेट मूव करेंगे तो एक सर्कल ऑर्बिट बनाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे सेकेंड लॉ से मिलता है। तो चलिए, लॉज ऑफ पीरियड्स, अब लास्ट हम लोग इससे रिलेटेड लॉ पढ़ेंगे। तो तीसरा लॉ क्या था? लॉज ऑफ पीरियड है, और जनरली अभी तक हम लोगों ने दो लॉ पढ़ा। एक से हमने पढ़ा कि प्लैनेट जो मूव करते हैं वो एक इलेप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। दूसरा से हम लोगों ने प्लैनेट की मूवमेंट के बारे में जाना कि प्लैनेट आपका अगर मूव करता है तो कैसा मूव करता है। अगर सन के नजदीक है तो क्या होता है? फास्ट मूव करता है, अगर सन से दूर है तो स्लो मूव करता है, कांस्टेंट प्लैनेट मूव नहीं करता है। और तीसरा होगा कि जब मूवमेंट करेगा तो वो टाइम कितना लगाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि सन के चारों तरफ घूमने में, अगर अर्थ की बात करें तो कितना दिन लग जाता है? 365 डेज आपके लगते हैं। तो एक साल का टाइम पीरियड आपको लगता है, तो टाइम पीरियड आपने निकाला। तो इन्होंने यही एक लॉ दिया कि कैसे आप किसी भी प्लैनेट का या सैटेलाइट का कैसे आप लोग टाइम पीरियड निकालिएगा। तो बात समझिए, ये हमारा एक इलेप्टिकल पाथ है जहां के एक फोकस पे हमारा क्या बैठा हुआ है? सन। ये कौन सा लॉ हो गया? फर्स्ट। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या मूव कर रहे हैं? प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। तो जनरली देखिए, इलिप्स के दो फोकाई होते, ये वाला जो हमारा होता है माइनर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। और यहां से जो लाइन आपको पास होती है इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस। तो हमें मेजर एक्सिस से कोई मतलब मेन यूज यहाँ पे माइनर एक्सिस का नहीं है, किसका? मेजर एक्सिस का। तो थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं कि टाइम पीरियड आप किसी भी प्लैनेट का कैसे निकाल पाइएगा। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट अ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलेप्टिकल ऑर्बिट। तो जनरली अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, और इस प्लैनेट का हमें क्या निकालना है? जनरली क्या निकालना है हमें? टाइम पीरियड निकालना। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? तो यहां पे देखिए, यहां से यहां की दूरी अगर हम जो लेंगे, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस। तो जितना भी, जिस प्लैनेट का जितना सेमी मेजर एक्सिस होगा उसका क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए
टी स्क्वायर जो होगा, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेमी मेजर एक्सिस के, मतलब इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे, और सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब होगा, आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा टी स्क्वायर। तो यहां से टाइम हम लोग निकाल पाएंगे। तो देखिए टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम कांस्टेंट टर्म यूज करेंगे, और उस कांस्टेंट टर्म को हम यूज करके लिख सकते हैं टी स्क्वायर बाई आर क्यूब। क्या लिख सकते हैं? टी स्क्वायर बाई आर क्यूब। जनरली यहां पे आर क्यूब जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा, और जब हम कांस्टेंट यूज करेंगे तो कांस्टेंट बराबर हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर बाई आर क्यूब। तो यहां से एक रिलेशन हमें मिला जिससे हम लोग टाइम पीरियड, किसी भी प्लैनेट्स की मूवमेंट की हम लोग टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। तो तीसरा लॉ हमारा बहुत ईजी है। आई होप आपको तीनों लॉ समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक और हम लोग आगे चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है इनवर्स स्क्वायर रूल। इनवर्स स्क्वायर हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस का, न्यूटन्स के द्वारा जो दिया गया है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं को खत्म किया जाए।